The economic liberalization in India was started on 24th July 1991। यानी कि फ्रेंड्स जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी इंडिया में वो 24 जुलाई 1991 से स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है द न्यू लिबरल पॉलिसीज इंक्लूडेड, यानी कि जो न्यू लिबरल पॉलिसीज थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट है ओपनिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा दिए गए। एंड इन्वेस्टमेंट डीरेगुलेशन कर दिया गया। इनिशिएशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन अप कर दी गई सारी चीज़ें। टैक्स रिफॉर्म्स एंड इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स टुक प्लेस, यानी कि जो टैक्स रिफॉर्म्स थे उनको लिबरल कर दिया गया, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स को ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ओपन अप कर दी गई जिससे कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से ट्रेड कर ले, और अगर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन है तो उसको लिबरल कर दिया गया या फिर उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। यानी कि फ्रेंड्स अगर प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग पूछा जाता है तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो उसकी ओनरशिप को प्राइवेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या सेक्टर लगता है कि गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रही है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो वहाँ पे ओपन अप कर दिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें और उस बिजनेस को कंटिन्यू करें या फिर उसको चलाने में उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट आता है फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स फुटनोट एक स्पेशल रेफरेंस होता है या फिर हम एक एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं। डेट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल इज गिवन, यानी कि जो टेबल जो होती है उसमें ये दिया नहीं होता है। बेसिकली जो फुटनोट्स होते हैं ये मोस्टली जो पेज होता है हमारा उसके बॉटम में गिवन होते हैं। ये एक रेफरेंस होते हैं, जो भी आप कुछ मेंशन कर रहे हैं कीवर्ड में उसको नीचे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होता है बहुत छोटा सा कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग इज अ टेक्निक विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। यानी कि फ्रेंड्स सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी हमने पॉपुलेशन या यूनिवर्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है हमें सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है सेंट्रल वैल्यू। तो फ्रेंड्स सेंट्रल वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि हमारे एक पूरे एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी हम वैल्यू ले लें, जैसे कि हमारी वैल्यू है 2 and 4, तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2 + 4 को ऐड कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे ये हमारे पास दो वैल्यू हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दी, तो इसका क्या आंसर निकल कर आएगा? सेंट्रल वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो फ्रेंड्स एक सिंगल वैल्यू ने क्या किया? रिप्रेजेंट कर दिया हमें दोनों नंबर। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई कहे कि सेंट्रल वैल्यू 3 है तो इसकी जो मेन वैल्यू थी वो क्या हो सकती है? तो अगर सेंट्रल वैल्यू 3 है तो मेन वैल्यू 2 या 4 ही होगी, क्योंकि जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसके आसपास की वैल्यू ही हमारी मेन वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट है डिस्पर्जन। डिस्पर्सन होता है हमारा स्कैटर्डनेस ऑफ आइटम्स अराउंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है उसके आसपास जो भी स्कैटर्डनेस है जो भी वैल्यू है हमारी वो हमारी डिस्पर्जन कहलाती है, जो कि सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बोमल मॉडल। बोमल मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ कंपनी विल सेल सिक्योरिटीज एंड रिलाइज कैश, दिस कैश इज यूज टू मेक पेमेंट्स। यानी कि फ्रेंड्स बोमल मॉडल के अंदर कंपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है और उनको सेल करने से जो भी उसे कैश प्राप्त होता है उस कैश को वो एज अ पेमेंट के पर्पज से यूज करती है, तो वो हमारा बोमल मॉडल है। मिलर मॉडल बात करता है हमारे आर्बिट्रेज प्रोसेस की। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स? आर्बिट्रेज प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर टू पार्टीज के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे आर्बिट्रेज जो होता है या आर्बिट्रेटर जो होता है वो हेल्प करता है उन दोनों के बीच जो भी केस हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने में। आर्बिट्रेज जो पर्सन होता है वो दोनों पार्टी का ही कंसर्न होना चाहिए, वो दोनों पार्टी का ही जान पहचान वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को जान पहचान है उससे और दूसरी पार्टी उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो आर्बिट्रेज जो पर्सन होगा वो दोनों पार्टी से ही कनेक्टेड होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। यानी कि फ्रेंड्स वर्किंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो ये बताता है हमें कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो हमारी करंट लायबिलिटीज से कितना ऊपर है। यानी कि फ्रेंड्स अगर करंट एसेट्स हमारी ज़्यादा है ओवर करंट लायबिलिटीज, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हम बात करते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो वहां पर हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वहां पे हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है IRR। यानी कि फ्रेंड्स IRR जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, उसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हम इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं और ईडॉल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये इन सभी नामों से जानी जाती है, तो आप इन नाम को याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि किसी भी नाम के थ्रू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है द टर्मिनल वैल्यू टेक्निक इज बेस्ड ऑन द assumptions that all future cash inflows are reinvested as were at the then prevailing rate of interest until the end of the economic life of the project। यानी कि फ्रेंड्स टर्मिनल वैल्यू टेक्निक के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होने वाला है, या तो उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, या फिर जो भी इंटरेस्ट की जो प्रिवेलिंग रेट है उस तक एंड में उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर दिया जाए। क्योंकि टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये है कि आपको जो भी वैल्यू आपके मार्केट में है उसी वैल्यू पर आप उसको सेल कर दें उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये हमें बेनिफिट्स बताता है प्रेजेंट वैल्यू के पर रुपीज इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल। यानी कि फ्रेंड्स जो भी हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो भी इन्वेस्टेड हमारा प्रपोजल है, उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है। इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंटेड वैल्यू है या जो भी मनी है उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। यानी कि फ्रेंड्स अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। यानी कि जो भी उनकी वेल्थ है शेयर होल्डर्स की, उसको मैक्सिमाइज करना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। यानी कि कैपिटल बजटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू सेलेक्ट दोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू मेक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द लॉन्ग रन। यानी कि फ्रेंड्स कैपिटल बजटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे लॉन्ग रन के शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को हम किस तरह से मैक्सिमाइज करें, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हम उनको ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो यही हमारे कैपिटल बजटिंग के अंदर हमें काम करना होता है। नेक्स्ट है द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट द कॉर्पोरेशन मस्ट अर्न इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इट्स इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, अगर हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम इंक्रीज करते हैं या फिर उससे हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो वैल्यू हमारी कॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है एट्थ राउंड ऑफ उरुग्वे। जो भी उरुग्वे का जो एट्थ राउंड था, जो कि हमारा WTO जिससे बनी थी, वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1986 से 1993 में, और इन्होंने बर्थ दिया था WTO को, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस राउंड के थ्रू आई थी या एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो था उरुग्वे राउंड और ये एट्थ राउंड था। नेक्स्ट है WTO was officially constituted on January 1st, 1995, which took place of GATT as an effective formal organization। यानी कि फ्रेंड्स WTO से पहले GATT था, जो कि बाद में उरुग्वे राउंड के थ्रू कन्वर्ट कर दिया गया WTO में, और इसने अपना काम ऑफिशियली स्टार्ट किया 1995 को। यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसने WTO ने अपना ऑफिशियली वर्क स्टार्ट किया। उससे पहले इसका नाम था GATT। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फ्रेंड्स जो भी हमारा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर जो जिस भी कंट्री में हम रहते हैं या जिसके हम रेसिडेंट है वो कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, उन दोनों कंट्री के बीच जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है और ये रिकॉर्ड हमारा डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है अगर हमारा एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट है यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारा जीरो है दोनों में, देन वी सेड दैट इट इज अ बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इक्वल हैं तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाती है। नेक्स्ट है हेक्लर-ओलिन इज गिवन अ थ्योरम विच इज नोन एज टू फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी और फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं कि हेक्लर ओलिन ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो ये अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, टू फैक्टर थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी और फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी जो किसने दी है, हेक्लर ओलिन ने। नेक्स्ट है हेक्लर ओलिन सैमुएल्सन थ्योरी स्टेट्स that if country likes India is abundant in labor then India would mainly specialize in labor intensive goods। यानी कि फ्रेंड्स हेक्लर ओलिन का कहने का मतलब ये था कि जो भी कंट्री जिसमें भी abundant है यानी जिसकी भी उसके पास सबसे ज़्यादा जो नंबर्स में क्वांटिटी है तो वो कंट्री उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि इंडिया के पास लेबर है तो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और अगर किसी कंट्री के पास कैपिटल है तो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स अगर इंडिया को इंपोर्ट करना है तो वो कैपिटल इंटेंसिव करेगी कंट्री से, और अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो अपने यहाँ से लेबर करेगी एक्सपोर्ट। तो इस तरह की चीज़ें हमारे बिजनेस में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। फ्रेंड्स ये थ्योरी भी एग्जाम में बहुत पूछी गई है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में, तो ये आप याद रखिएगा। डेविड रिकार्डो ने थ्योरी दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज, और कब दी थी, वो दी थी 1817 में। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी 1776 में एडम स्मिथ ने। ये थ्योरी आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंटरनेशनल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है FAO। FAO की क्या फुल फॉर्म है, तो FAO की फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। यानी कि फ्रेंड्स FAO की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और इस्टेब्लिशमेंट पूछा जा सकता है। तो FAO की फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इस्टेब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि फाउंड हुई थी बगदाद में, और ये इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था सितंबर 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ACU। ACU की फुल फॉर्म है एशियन क्लीनिंग यूनियन, और ये स्टैब्लिश हुई थी 19 अप्रैल को विद अ व्यू टू प्रोवाइड द क्लीनिंग फैसिलिटीज इन करंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जो भी करंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसको क्लियरिंग फैसिलिटीज देने के लिए सभी एशियन कंट्रीज में ये फैसिलिटी को दिया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में है, जो कि ईरान में है। नेक्स्ट है ऑन 12 दिसंबर 1945 गेट वॉज अबोलिस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय WTO, जो कि अभी फ्रेंड्स हमने पहले भी पढ़ा था, और जिसने अपनी एग्जिस्टेंस स्टार्ट की 1 जनवरी 1995 से। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटीज को सभी कंट्रीज को जो कि उसकी मेंबर कंट्रीज होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, और उनका जो कोई भी बिना किसी फेवर के ये WTO उनके साथ वर्क करेगी और उनके साथ डीलिंग करवाएगी। नेक्स्ट है गेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड MFN। यानी कि गेट ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था MFN, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। यानी कि फ्रेंड्स जो भी कंट्रीज उसकी मेंबर कंट्रीज होंगी वो सभी MFN टाइटल उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो कि राउंड फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, तो राउंड भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो गेट का जो 5th राउंड था उसे कहते हैं डिलन राउंड, 6th राउंड गेट को बोलते हैं कैनेडाई राउंड, 7th राउंड ऑफ गेट को बोलते हैं टोक्यो राउंड, और 8th राउंड ऑफ गेट को बोलते हैं उरुग्वे राउंड। तो ये राउंड भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, और ये नाफ्टा आया था 12 अगस्त 1992 को। ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है जिसके अंदर यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने आपस में एग्रीमेंट किया था। नेक्स्ट है सार्क। सार्क की क्या फुल फॉर्म है? सार्क है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है ICSID। ICSID की क्या फुल फॉर्म है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुए थे 18 मार्च 1965 को। नेक्स्ट है IFC। IFC की फुल फॉर्म क्या है? IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और ये स्टैब्लिश हुई थी जुलाई 1956 में। नेक्स्ट है ADB। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये स्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 1966 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ECAFE, यानी कि यूरोपियन कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है FPO मार्क। FPO मार्क होता है फ्रेंड्स फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर, और ये सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि सभी फ्रूट प्रोडक्ट्स कंपनी जो होती हैं जो प्रोसेस करती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है, जो कि पैक्ड फूड होते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट है, बिवरेज है, फूड जैम है, क्रशेज हैं, स्क्वैश है, इन सब के लिए ये वाले मार्क होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग मार्क। ये सर्टिफिकेशन होता है एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ये मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अप्रूव किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, द सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंफर्म टू दीज स्टैंडर्ड्स, रिप्लेसिंग ब्रेकिंग अप लार्जर क्वांटिटीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स टू डिजायरेबल साइज, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। यानी कि फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसको स्टैंडर्ड जो भी मेंटेन किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं, उसको सॉर्ट आउट करना, उसकी ग्रेडिंग करना, लोअर ग्रेड, अपर ग्रेड या फिर हायर ग्रेड, किस तरह की ग्रेड का है, और साथ ही साथ उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड है उसको कंफर्म करना, और साथ ही अगर देखा जाए कि किसी भी तरह का कोई क्वालिटी खराब है तो उसको रिप्लेस करना, ब्रेकिंग अप करना, और जो भी अगर लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट है तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में डिजायरेबल साइज में करना, इन सारी चीजों को इंस्पेक्शन करना स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन की। प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हम प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट मिक्स भी बोलते हैं। ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लाइन फैट और लॉन्ग होती है। इसको थिन करने के लिए इस प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों एक ही चीज़ हैं। आप इसको प्रोडक्ट मिक्स भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट की डिफरेंट वेराइटीज बोल सकते हैं, डिफरेंट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है उसके कॉम्बिनेशन के अंदर सभी तरह के प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है एक कंपनी के द्वारा सेल करने के लिए। नेक्स्ट है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? तो फ्रेंड्स कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं जो कि कस्टमर को दी जाती हैं। इनके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रेस्ट एंड स्लीप इज द कोर बेनिफिट इन केस ऑफ होटल। यानी कि होटल में जब आप किसी भी तरह की सर्विस लेते हैं तो उसके अंदर रेस्ट एंड स्लीप जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसके कोर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट ये फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर होटल के बेडरूम, बाथरूम, टॉयल्स, डेस्क, ड्रेसर, क्लोजेट और बेसिक प्रोडक्ट और भी आते हैं। जैसे कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका बेसिक चीज़ क्या है, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का बेसिक क्या है कि आपको ट्रीटमेंट मिलना, तो वहाँ का ये ट्रीटमेंट मिलना हॉस्पिटल के अंदर वो आपका बेसिक प्रोडक्ट है। Expected product. It means a set of attributes and conditions that buyer normally expect when they buy the product. यानी कि फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, होटल कस्टमर एक्सपेक्ट्स अ क्लीन बेड, फ्रेश टॉवल, वर्किंग लैम्प एंड क्वाइट रूम। यानी कि फ्रेंड्स
जब भी आप किसी होटल को बुक करते हो तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो रूम क्लीन हो, उसमें प्रॉपर फ्रेश टॉवल्स रखे हों, वर्किंग लैम्प हो। अगर ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी तो क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वहाँ पे ख़राब हो जाएंगी। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको जो रूम मिलेगा वो बिल्कुल वेल फर्निश्ड होगा, जबकि वो उसमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ये समथिंग बियॉन्ड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है उससे बियॉन्ड होती हैं ये सारी। जैसे कि अब आपने रूम तो बुक किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको रेफ्रिजरेटर उसी रूम के अंदर मिला है, या फिर आपको फ्रेश फ्लावर मिले हैं और रूम सर्विस उसकी बहुत अच्छी है। तो ये सारी क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हैं। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये आपको जो भी आपकी जो मेंशन किए गई थी बेसिक प्रोडक्ट, ये उससे बियॉन्ड आपको ये प्रोवाइड किए गए हैं रूम की तरफ से या होटल की तरफ से। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। द लास्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज दैट पोटेंशियल पार्ट, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, स्टाइल, कलर, ग्रेड एंड क्वालिटी। यानी कि फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम से परचेस कर रहे थे, लेकिन अब इस टाइम आपने जो परचेस किया वो बिल्कुल चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कुछ और सोच के चल रहे थे, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे उसका लेवल कुछ और था, लेकिन अचानक से उसके लेवल में चेंज होने लगा, और ये चेंज जो भी हुआ है ये पोटेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। द आइडिया ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज कंसीव्ड बाय प्रोफेसर नील एच बॉर्डन। यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स का जो आइडिया था वो नील एच बॉर्डन ने दिया था। अब हम बात करते हैं डीमार्केटिंग क्या होता है। यानी कि फ्रेंड्स, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड जो है वो बहुत एक्सेस में चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को मीट आउट करने के लिए या फिर इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, वो जो एक्सेस डिमांड होती है और उसमें जो भी एक्सेस डिमांड होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे कि जो भी सप्लाई है उससे वो मीट आउट कर पाए। तो इन दोनों की मैचिंग को ही डीमार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लिप कॉटलर हैज़ गिवन 7 पीस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ एस की जगह आप पी कर लीजिएगा। 7 पी कॉन्सेप्ट दिए थे फ्लिप कॉटलर ने, जिसमें था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्यूपिल, फिजिकल एविडेंस। पैकेजिंग को इसकी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, और एक है प्रोसेस। तो ये 7 पीस थे जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि 7 पीस कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, तो वो दिए थे फ्लिप कॉटलर ने। मार्केटिंग माफिया कॉन्सेप्ट दिया था थियोडोर लेविट ने। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं कि किसने दिए थे, कब दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिप कॉटलर गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग गिप्स का मिक्स का कॉन्सेप्ट फ्लिप कॉटलर ने दिया था, और इन्होंने 7 पीस दिए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्यूपिल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है 3 पीस गिवन बाय ब्रूम विटलर। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होएगा, 7 दिए थे फ्लिप कॉटलर ने, 3 दिए थे ब्रूम्स ब्रिटलर ने। वो थे 3 प्यूपिल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। ये 3 बहुत क्वांटिटी में कम है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। वो 7 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता, आपसे 3 पूछ लिए जा सकते हैं कि 3 वो कौन कौन से थे। तो MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, मेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये भी हमारा फ्लिप कॉटलर ने ही दिया था, मेगा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स, मेगा मार्केटिंग, 7 पीस, ये सारी चीज़ें किसने दी थी, फ्लिप कॉटलर ने। तो फ्रेंड्स, आप की इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।